हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपागम एकेडमी। आज हम लोग भारत के संविधान का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को आर्टिकल 151 ठीक है वहाँ तक बता दिया था, आर्टिकल 151 तक बता दिया था। आज इसी के आगे बताएंगे 152 से लेकर के 244 तक, ठीक है। इसी में हमारे पंचायत, नगर पालिका ये सब भी आते हैं, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताते जाऊँगी। ओके, ये आप लोगों के किसी भी कंपटीशन का आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, सारे एग्ज़ाम में आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन या संविधान संशोधन हो, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाग 6 ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को भाग 5 वहाँ तक करा दिया था, ठीक है। भाग 5 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था और आज है भाग 6, ठीक है। तो भाग 6 में पहला 152 जो है, आर्टिकल 152, उसमें क्या कहता है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। मतलब राज्य के पास क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन जो हम उसे राज्य कहेंगे, उसका क्षेत्रफल, उसमें जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब है। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट 153 है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्यपाल के पद के बारे में ये किस आर्टिकल में बताया गया है। तो राज्यपाल के पद से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 153। ओके, राज्यों के राज्यपाल पद की बात किस में की गई है, आर्टिकल 153 में। ओके, और ये राज्यपाल का पद जो होता है ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ओके, राज्यपाल का पद ये कनाडा से लिया गया है। और इसी में एक और चीज़ देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल ये कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, और ये कहाँ की थी, यूपी की थी, यूपी की राज्यपाल बनी थी। ओके, नेक्स्ट है 154। तो इसमें कह रहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया था कि राष्ट्रपति वो औपचारिक प्रधान होते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब वो कार्यपालिका शक्ति उनके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, लेकिन वो औपचारिक प्रधान होते हैं। मेन प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सलाह पर ही सारे काम, मेन प्रधान जो होते हैं केंद्र में वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं। तो इसी तरह राज्य की बात की गई है कि राज्य में जो मेन औपचारिक प्रधान कौन होते हैं, राज्यपाल, लेकिन अगर मुख्य रूप से प्रधान पूछा जाए तो कौन होगा, सीएम या मुख्यमंत्री, ठीक है, क्योंकि सीएम की सलाह पर ही राज्यपाल सारे काम करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 164। इसमें आप लोगों को इसके बाद राज्यपाल की कार्यशक्ति, और इसके बाद 155 से लेकर के 162 तक इसमें आप लोगों को उसी राज्यपाल के बारे में बताया गया है। उनके पास जो जो अधिकार होते हैं, क्षमादान शक्ति होती है, आपातकालीन शक्ति, वित्तीय शक्ति, ठीक है, विधायी शक्ति, ये सब जो भी होती है उनके पास, उनके बारे में बताया, उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि उनका कार्यकाल कितने साल तक होता है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। अगर राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पे होते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे ये उस जगह के, उस क्षेत्र के राज्यपाल बने रहते हैं। और अगर इनकी नियुक्त इनकी जो होता है योग्यता, वो क्या होना चाहिए, तो भारत के नागरिक होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आयु ये कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ओके, अगर भारत के राज्यपाल की बात करें जाए तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 163 में कह रहा है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। ये राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में भी कहा गया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ राज्य की बात कर रहा है तो राज्य में कौन होंगे, राज्यपाल, और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री, ठीक है, सीएम, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है 164। इसमें अन्य मंत्रियों, ठीक है, मतलब जो भी और अन्य मंत्री होंगे प्रधानमंत्री के अलावा, मुख्यमंत्री के अलावा जो भी अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होना है, किसके सलाह पर, ठीक है, ये सारी बातों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 165, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। जैसे इसमें आर्टिकल 76 में क्या कहा गया था, अटॉर्नी जनरल था ना, एजी, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में ये सेंट्रल लेवल पे था, मतलब केंद्र सरकार का। उसी तरह 165 में है
ठीक है। 165 में भी राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। और ये कौन था? राज्य सरकार का पहला विधि अधिकारी। ये राज्य सरकार के होते हैं और ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये केंद्र सरकार के होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 168, ठीक है। इसमें राज्य के विधानमंडल के गठन की बात की गई है, ठीक है। जैसे उसमें संसद की बात की गई थी, राष्ट्रपति, एक दूसरे से जोड़ करके इसको देखिए। जैसे वहाँ केंद्र की बात थी तो वहाँ संसद का बात किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई थी, ठीक है। उसी तरह अगर राज्य में आए तो राज्य में क्या 168 में किसकी बात की गई है? विधानमंडल में। जैसे वहाँ संसद के दो हिस्से थे, मतलब दो सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ विधानमंडल के भी दो सदन होंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 170 में आर्टिकल 170 कहता है विधानसभाओं की संरचना, ठीक है। विधानसभा जो होंगे इनकी संरचना कैसी होगी, तो इसके बारे में बता रहा है कि मतलब विधानसभा जो होता है ये कभी ये भंग हो सकता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 साल के होता है। ये विधानसभा ये किनकी तरह काम करता है? मतलब ये लोकसभा की तरह, ठीक है। विधानसभा किसकी तरह काम करता है? लोकसभा की तरह। इससे अप्रॉक्स इसका मिलता जुलता है। तो ये सेंट्रल लेवल पे जैसे लोकसभा हो गया, तो वही स्टेट लेवल पे कौन हो जाएगा? विधानसभा। तो लोकसभा भी भंग होती है और विधानसभा भी भंग होती है। 5 साल या उससे पहले भी भंग हो सकती है अगर बहुमत नहीं है तो। नेक्स्ट, इसे भी क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है के तहत, मतलब जनता जो होता है डायरेक्ट वोट करके सदस्यों को चुनती है। नेक्स्ट करा, इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य, उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। और अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। और विधानसभा में सबसे अधिक सीट कहाँ है? यूपी में। विधान परिषद में भी सबसे अधिक सीट कहाँ है? यूपी में ही। ओके, नेक्स्ट है विधान परिषद की संरचना, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहा है विधान परिषद। तो जिस तरह से विधानसभा वो किसे लोकसभा के इक्वल हो जाएगा, मतलब सेंट्रल में लोकसभा, वही स्टेट में क्या? विधानसभा के तरह। उसी तरह सेंट्रल में जो राज्यसभा होती है वो किसके तरह हो जाएगी? विधान परिषद के तरह, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है ये भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। और इसमें सदस्यों की न्यूनतम आयु वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और इसमें जो सदस्यों का चुनाव भी होता है वो मतलब 5 तरह के होते हैं। कुछ को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, कुछ को जो होता है वो जो स्टूडेंट या फिर जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके अपना, वो वोट दे करके उन्हें चुन सकते हैं, ठीक है। कुछ को शिक्षक मनोनीत करते हैं, मतलब शिक्षक चुनते हैं। इस तरह से 5 तरह से इनके सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट है इसमें विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा का 1/3, ठीक है। मतलब विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 इसका अधिकतम सीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? अधिकतम, मतलब विधानसभा में टोटल सीट हो गई 300, तो विधानसभा की ये सीट है, ठीक है। तो विधान परिषद में टोटल कितना, मतलब मैक्सिमम सीट हो सकता है? 300 का 1/3 कितना हो जाएगा? 100। 100 से ज़्यादा इसकी सीटें नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 178 जो होता है ये हमें कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है कि इनका क्या काम है, इनकी क्या योग्यता है, ठीक है। नेक्स्ट है 182 जो होता है ये हमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताता है। आर्टिकल 182 जो होता है ये विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद 199 देखें तो इसमें जो होता है धन विधेयकों की परिभाषा, जैसे एक था केंद्र में भी था धन विधेयक, ठीक है। उसी तरह राज्य में भी क्या होता है? धन विधेयक की परिभाषा बताया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 202, ठीक है, 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर जिसे हम लोग बजट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब राज्य में बजट की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 202 में, ठीक है। अगला है 213। अनुच्छेद 213 कहता है विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति। अगर यही पूछे सेंट्रल लेवल में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति,
आर्टिकल 123, ठीक है। और ये राज्य में पूछे राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213, ओके। आर्टिकल 214 में कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए मतलब इसमें बताया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कहीं क्या है कि जनसंख्या अगर किसी राज्य की ज़्यादा है तो वहाँ पे हाई कोर्ट की एक से मतलब ज़्यादा उसकी क्या खंडपीठ हो सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो यूपी में 2 जगह है, लखनऊ और इलाहाबाद, ठीक है। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट भी, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मतलब हाई कोर्ट कितने जगह हैं, 2 जगह, एक लखनऊ और एक इलाहाबाद, उसके ब्रांच खोल दिए गए या फिर खंडपीठ हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है, और जो भी छोटे राज्य होते हैं उनको क्या होता है, जो छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है उन्हें उनका हाई कोर्ट जो होता है किसी एक मतलब किसी दूसरे राज्य में उनका हाई कोर्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली को छोड़ करके, ठीक है, दिल्ली को छोड़ के बाकी के जो भी हाई कोर्ट हैं उनके हाई कोर्ट क्या है, वो किसी दूसरे स्टेट में हैं, ओके। इसी में कह रहा है कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25, जिसमें से दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास हाई कोर्ट है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ओके। बाकी सबके उच्च न्यायालय क्या है, वो किसी दूसरे स्टेट में है। आर्टिकल 215 कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी किसी भी मतलब केस पे वो कोई फैसला सुना देती है तो वो क्या एक अभिलेख बन जाता है, उसे हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मतलब उसे अपनी सुनवाई के लिए यूज कर सकती है। उसी तरह यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात की गई है कि अगर उच्च न्यायालय कोई किसी भी केस को लेकर के अगर फैसला सुना देती है तो उसी से मिलता जुलता अगर कोई केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उस केस को मतलब उस फैसले को आधार मान करके फैसला दे सकती है। तो यही था कि सुप्रीम कोर्ट जो था इसके फैसले को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये दोनों मानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को कौन, बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 कहता है कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। ये आप लोगों को आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि अगर कोई हमारे मूल अधिकार को, ठीक है, ठेस पहुंचाता है या फिर किसी भी तरह से हमारे मूल अधिकार नहीं मिलता है हमें, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट भी जाना चाहें तो हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट भी क्या होती है, कुछ रीट निकालती है, ठीक है, जो जिसके तरह जो मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो रीट जारी करती है। अभी हम लोग यहाँ तक भाग 6 जो होता है ये टोटल कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं भाग 7। भाग 7 जो है इसे अब हमारे मतलब भारत के संविधान से हटा दिया गया है, ठीक है। ये जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में जो देसी रियासत थे उनके आधार पर कुछ राज्य मतलब देसी रियासत के आधार पर कुछ राज्यों को बांटा गया था, तो इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया, मतलब इसे हटा दिया गया। इसके सारे जो भी अनुच्छेद थे, जो भी आर्टिकल्स थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया। तो अगला देखते हैं हम लोग भाग 8। भाग 8 में बात किया गया है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 239 से लेकर के 242 तक, ओके। भाग 8 कहाँ से कहाँ तक है, 239 से 242 तक। इसमें किसकी बात की गई है, तो केंद्र शासित प्रदेश की। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। ये वहाँ पर किनका शासन होगा, किस तरह से कोई भी शासन करेंगे, सबसे ज़्यादा पावर किनके पास होगा, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो उसी से जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोग देख लेते हैं। सारे आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग देखते हैं। पहला कहता है केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है, ठीक है। मतलब जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे राज्य की तरह वहाँ मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, या फिर राज्यपाल, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या केंद्र का डायरेक्ट मतलब कंट्रोल होता है, वहाँ पर केंद्र को रिपोर्ट जाती है हमेशा। नेक्स्ट कहता है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। लेकिन अगर जनसंख्या में बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी दिल्ली की। अब कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण, मतलब किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, तो इसका एक रीज़न है अत्यधिक दूर होना, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमारा भारत का जो मेन भूमि है उससे वो क्या है, क्षेत्र काफ़ी दूर है,
जहाँ पर से मतलब जहाँ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मतलब किया जा सकता, थोड़ी देख रेख से हमारी दूर है, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रखती है। तो इसका एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप, ये दोनों क्या हमारी भारत का जो क्षेत्र है उससे थोड़ी दूरी पर है ये। अगला है बहुत छोटा होना, ठीक है, अगर मान लीजिए वो उसका एरिया में बहुत छोटा है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का शासन दिया जाए, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। जैसे दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ठीक है, अब तो इन दोनों को एक ही कर दिया गया है। नेक्स्ट है संस्कृति अलग हो, या फिर वहाँ की संस्कृति मतलब मेन भूमि जो है वहाँ से क्या हो, अलग हो। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी का क्या है, वहाँ की संस्कृति अलग है, इस वजह से उन्हें उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जिसका विवादित हो या फिर वो राष्ट्रीय महत्व का हो, तो इसमें एक नाम आ जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब क्या है, विवादित एरिया है और ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है भाग 9, ठीक है। भाग 9 में कहता है दोस्तों, ये भाग 9 में देखिएगा आप लोग, इसमें 3 चीज़ें के बारे में बात की गई है, पंचायत, नगरपालिका और सहकारिता, ठीक है। तो तीनों को हम लोग समझेंगे। पहले इसमें बात की गई है पंचायत की बात की गई है, ठीक है। तो ये पंचायत जो होता है ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है, इसे लाया गया। और इसे कब लाया गया, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज प्रारंभ हुआ। पहली बार पंचायती राज कहाँ प्रारंभ हुआ, तो राजस्थान के नागौर में, ठीक है। और कब हुआ, ये महात्मा गांधी के आदर्शों पे था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो पंचायती राज लाने का विचार था ये महात्मा गांधी जी का था, इसीलिए इन्हीं की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को ही राजस्थान के नागौर जिले में पहली मतलब पंचायती राज की स्थापना हुई। अगला है त्रिस्तरीय पंचायत, ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर बनाया गया। मतलब बलवंत राय मेहता समिति जो है इनका कहना था पंचायत त्रिस्तरीय होना चाहिए, ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब हो जाता है गांव के स्तर पर, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पे। जैसे हम लोग बिहार में भी देखते हैं कि पंचायत ये क्या है, त्रिस्तरीय है, गांव स्तर पर है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सेवक, ठीक है। और अगर ब्लॉक स्तर पे देखें पंचायत समिति है, ठीक है, ब्लॉक। और जिला स्तर पे भी होते हैं, जिला परिषद होते हैं, डीएम, ओके। नेक्स्ट है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 किया गया। इस संशोधन के बाद पंचायत को अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मतलब पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य तो कौन था, राजस्थान, लेकिन संविधान संशोधन होने के बाद पंचायत को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, मध्य प्रदेश, ओके। संविधान संशोधन कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ठीक है, 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया। और इसमें टोटल कितने विषय दिए गए, 29। मतलब ये दिया गया अधिकार कि पंचायत जो होते हैं वो 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं। इसमें बताता है कि जो पंचायत के जो भी सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। फिर कहता है पंचायतों को कुल 29 विषय दिए गए जिन पर वो कानून बना सकते हैं। कहता है भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन चोल वंश के समय में लाया गया था। तो स्थानीय स्वशासन ये जो होता है मतलब पंचायत, नगर पालिका, ये सब क्या, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो स्थानीय स्वशासन इसको सबसे पहले किसने लाया, चोल वंश ने लाया था, ठीक है। और अगर मतलब अंग्रेजों के टाइम में किसने इसे सबसे ज़्यादा विस्तार किया इसका, तो लॉर्ड रिपन ने। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक भी किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। अगला है भाग 9A, ठीक है। 9 में जो होता है वो पंचायत की बात की गई है, 9A में नगर पालिका की। अब नगर पालिका संबंधी देखते हैं, आर्टिकल 243, ठीक है। इसमें कहा गया है पंचायत, नगर पालिका एवं सहकारी समिति। कह नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। जिस तरह से पंचायत को 29 विषय दिए गए थे, उसी तरह से नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं। नगर पालिका भी कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय है। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, ठीक है। इनके भी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल।
नेक्स्ट है 9 का बी में, ठीक है। 9 का ए में क्या था, नगर पालिका। 9 का बी में है सहकारी समिति। सहकारी समिति के बारे में देखते हैं। ये जो होता है स्थानीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। जो स्थानीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता है और स्थानीय लोगों की ही सहायता करता है। इसमें क्या होता है ना, बहुत से स्थानीय लोग मिल करके क्या करते हैं, बहुत से स्थानीय लोग मिल करके जब किसी संस्था या कंपनी को बना लेते हैं तो उसे ही क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सहकारिता कहते हैं, ठीक है। और ये सरकार जो होता है, मतलब लोगों के बढ़ावा देने के लिए, उनके रोजगार, उनके काम को बढ़ावा देने के लिए इन पर टैक्स भी कम लेती है। अगला है भाग 10, ठीक है। भाग 9 आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। भाग 10 कह रहा है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में कहता है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के बारे में, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को अनुसूची के वीडियो में बताया था कि मतलब 4 ऐसे एरिया हैं। कौन कौन? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। ये 4 ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मतलब जो होता है एक अलग प्रशासन, वहाँ की जनजातियाँ थोड़ी अलग है बाकी के क्षेत्रों से, इसीलिए वहाँ पे प्रशासन का एक मतलब प्रशासन करने का तरीका थोड़ा अलग है सभी जगहों से। वहाँ अलग प्रशासन करने के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तो ये भाग 10 जो होता है ये उसी से संबंधित है, उसी के बारे में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के बारे में। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आप लोगों को सारी बातें आ गई हों। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी इस पर जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम से कोई भी एग्ज़ाम हो तो उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।